हाँ, सोचिए कि एक बहुत बड़ी बहुमंजिला इमारत है। हाँ, एक काफी बड़ी बिल्डिंग। बिल्कुल। और उस इमारत में हर दिन सैकड़ों लोग अपना काम करते हैं। हम्म। अब एक दिन अचानक वहां आग लगने का अलार्म बजने लगता है। बहुत तेज, बिल्कुल कान फाड़ देने वाली आवाज। जो साफ बता रही है कि कुछ बहुत भयंकर चल रहा है वहां। एग्जैक्टली। लेकिन वहां जो लोग बैठे हैं, क्या कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे। मतलब अलार्म बज रहा है और कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। हाँ, वो बस अलार्म की आवाज सुन रहे हैं। कुछ अधिकारी तो बकायदा कागजों पर नोट कर रहे हैं कि हाँ, ठीक 10:15 पर अलार्म बजना शुरू हुआ। ये तो काफी अजीब बात है। और तो और, कुछ लोग इस बात पर मीटिंग बुला रहे हैं कि भाई साहब, इस अलार्म की आवाज को थोड़ा कम कैसे किया जाए। अच्छा, मतलब आग बुझाने के बजाय अलार्म की आवाज कम कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी अपनी कुर्सी तब तक नहीं छोड़ता, पानी की बाल्टी तब तक नहीं उठाता जब तक कि आग की लपटें खुद उनकी कुर्सी के पायों तक नहीं पहुंच जाती। बाप रे, ये तो बहुत ही डरा देने वाली तस्वीर है। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो फाइल्स और सोर्सेज है ना, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया रिपोर्ट, वो भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बाल तस्करी के गंभीर संकट के बारे में कुछ ऐसी ही खौफनाक तस्वीर पेश कर रही है। हाँ, देखिए, राज्य सरकारों का जो रवैया है वो इस मुद्दे पर इतना धुलमुल है कि देश की सर्वोच्च अदालत को अब ये चेतावनी देनी पड़ी है। और चेतावनी भी ऐसी वैसी नहीं। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां से वापसी शायद संभव ही ना हो, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सही बात है, और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहे तो हालत सच में आग लगने वाले ही हैं। तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरी स्थिति का, इस क्राइसिस का डीप एनालिसिस करें। चलिए इसको थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी है ये कोई आम कानूनी फटकार नहीं लग रही मुझे। नहीं, ये सिस्टम की एक बहुत गहरी और शायद जानबूझकर की गई विफलता की ओर इशारा कर रही है। मैं ये जानना चाहती थी कि कोर्ट इसको इतना बड़ा खतरा क्यों मान रहा है। देखिए, आपने जो वो आग वाले अलार्म की एनालॉजी दी ना, हम्म। वो स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही ढंग से सेट करती है। लेकिन अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स की गहराई में जाएं तो बात सिर्फ आग लगने या अलार्म बजने तक सीमित नहीं है। अब तो और क्या निकल कर आ रहा है इसमें? यहाँ बात यह है कि अदालत अब इस मुद्दे को सिर्फ एक लोकल क्राइम की तरह देखने से साफ इनकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकारों की ये जो प्रशासनिक शून्यता है ना, हाँ, ये जो एकदम एपैथी है उनकी। बिल्कुल, वो अब राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा बन गई है। वेट, राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है? हाँ, जब अदालत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात करती है तो उसका सीधा मतलब है कि देश भर में जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सुस्ती का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ओह अच्छा, यानी वो ऑर्गेनाइज्ड ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो इतने मजबूत हो रहे हैं कि कल को कोई भी नई पॉलिसी ले आओ या कानून बना लो, उन्हें खत्म करना नामुमकिन सा हो जाएगा। और यही बात ना इस मुद्दे को बहुत डरावना बना देती है। मेरे पास जो सोर्सेज हैं उनमें ये साफ तौर पे दर्ज है कि अदालत ने इन एक्टिव ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के काम करने के तरीके पर बहुत बड़ी चेतावनी दी है। हाँ, ये कोई एक दो अलग अलग अपहरण या किडनैपिंग के मामले नहीं है। वही तो, ये तो मतलब एक पूरा कॉर्पोरेट जैसा नेटवर्क लग रहा है जो राज्य की सीमाओं के आर पार काम कर रहा है। सही कहा, इंटरस्टेट नेटवर्क्स हैं पूरे। लेकिन मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है वो है जस्टिस पार्डीवाला और जस्टिस विश्वनाथन की वो टिप्पणी। कौन सी वाली टिप्पणी की बात कर रही हैं आप? उन्होंने खुली अदालत में ये साफ कहा कि राज्य सरकारें अदालत के आदेशों को सिर्फ आंखों में धूल झोंकने या आई वॉश की तरह ले रही हैं। हाँ, ये बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यहाँ मैं थोड़ा रुक कर इस प्रोसेस को समझना चाहती हूँ। मतलब क्या राज्य सरकारें सच में जानबूझकर सिर्फ कागजी कानापूर्ति कर रही हैं? देखिए, इसमें या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ग्राउंड लेवल पर उनके पास से संकट से निपटने के लिए रिसोर्सेज की सच में भारी कमी हो? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, और इसके जवाब में ही ना इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी छुपी है। अदालत ने ये भी तो पॉइंट आउट किया कि राज्य अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट्स तय फॉर्मेट में नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये सोचना बहुत आसान लगता है कि शायद उनके पास पैसे नहीं है या पुलिस फोर्स कम है। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लेकिन देखिए, एक साधारण से फॉर्मेट को फॉलो ना करना ये रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये सीधे तौर पर इंटेंट यानी नियत
और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अच्छा, मतलब इंटेंट ही नहीं है फॉर्मेट फॉलो करने का। आप खुद सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फॉर्मेट देता है तो वो बहुत स्पेसिफिक डेटा मांगता है, जैसे कि कितने केस दर्ज हुए, कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया और कितने तस्करों को सजा मिली। और कौन सा फंड कहाँ खर्च हुआ, ये भी तो पूछते हैं ना। एग्जैक्टली तो अब जब कोई राज्य सही फॉर्मेट में ये डेटा नहीं दे पाता तो उसका सीधा अर्थ क्या निकलता है? यही कि उनके पास वो डेटा है ही नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल पर यानी एक आम पुलिस थाने के लेवल पर उस डेटा को इकट्ठा करने का जो मैकेनिज्म होना चाहिए था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओह वाओ, तो डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल नहीं कर रहे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ये आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो रिपोर्ट्स कैसे भेजते हैं कोर्ट को? वो बस अदालत की सुनवाई टालने के लिए इधर उधर की फाइल से कुछ भी आंकड़ा उठाते हैं और एक सादे कागज पर लिखकर कोर्ट को भेज देते हैं। इसलिए कोर्ट ने इसको आई वॉश कहा। हाँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख तक का टाइम काट रहे हैं। तो यानी जमीनी स्तर पर डेटा कलेक्शन का कोई काम हो ही नहीं रहा है। और इस कागजी खाना पूर्ति और जमीनी हकीकत के बीच के इस गैप को समझने के लिए मेरे ख्याल से हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हाँ, टाइमलाइन देखना बहुत जरूरी है इसमें। हमारे सोर्सेज में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश का जिक्र है। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो तारीख 9 अप्रैल 2026 है। ठीक है। लेकिन मेरे सामने 15 अप्रैल 2025 का एक ऐतिहासिक फैसला है। मतलब लगभग पूरा 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप दिया था, जिसको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल। उस आदेश में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के 4 मेन पिलर्स तय किए गए थे। और जब मैं इन 4 कदमों की लिस्ट देखती हूँ तो सच कहूँ मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें लागू करने में आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो चलिए इन चारों पिलर्स को एक एक करके देखते हैं। पहले पिलर में क्या था? पहला पिलर है समीक्षा समितियां या रिव्यू कमिटीज का गठन। अब सोर्सेज के मुताबिक कम से कम 15 राज्यों ने हॉटस्पॉट्स की निगरानी के लिए इन कमिटीज का गठन ही नहीं किया है। 15 राज्यों ने? हाँ, 15 स्टेट। ये कोई छोटी मोटी चूक तो नहीं लग रही मुझे? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी ढांचागत या स्ट्रक्चरल फेलियर है और इसको समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि ये हॉटस्पॉट्स आखिर होते क्या हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये हॉटस्पॉट्स डिफाइन कैसे होते हैं? देखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कहीं भी और कभी भी हो जाती है। इसके बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, मतलब फिक्स्ड लोकेशंस होती हैं इनकी? हाँ, हॉटस्पॉट्स वो इलाके होते हैं जहां से बच्चों के गायब होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन हो गया या इंटरस्टेट बस स्टैंड हो गया, या फिर किसी बड़ी शहर से सटी हुई कोई गरीब बस्ती जहां डेली वेज वर्कर्स रहते हैं। एकदम सही पकड़ा है। तो इन रिव्यू कमिटीज का काम सिर्फ आराम से ऑफिस में बैठकर एसी रूम में मीटिंग करना नहीं था। तो इनको फील्ड पर जाना था। इनका प्राइमरी काम था इन सेंसिटिव इलाकों की पहचान करना, वहां की लोकल इंटेलिजेंस गैदर करना और प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाना। अब आप ही सोचिए, जब कम से कम 15 राज्यों ने ये कमिटीज बनाई ही नहीं, तो इसका मतलब है कि पूरा पुलिस सिस्टम आंखों पर पट्टी बांधकर खड़ा है वहां। हाँ, उनको आइडिया ही नहीं है कि उनके राज्य में ट्रैफिकर्स के बेस कहां पर हैं। जब आपने प्रिवेंशन का पहला कदम ही नहीं उठाया तो आगे का पूरा प्रोसेस तो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आपको पता है कि शहर के खास चौराहे पर रोज एक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ, लेकिन आप वहां कोई ट्रैफिक सिग्नल या पुलिस वाला लगाने के बजाय ये तय करते हैं कि ठीक है, जब एक्सीडेंट हो जाएगा तब हम सीधा एम्बुलेंस भेज देंगे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि इनकी एम्बुलेंस की हालत भी खराब है। वही तो। और ये हमें दूसरे पिलर पर ले आता है, जो 2025 के आदेश में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। वो था एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स यानी AHTU को मजबूत करना। हाँ, ये वो स्पेशल फोर्सेस हैं जिन्हें इस ट्रैफिकिंग की आग को बुझाने का सीधा टास्क दिया गया था। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये यूनिट्स अभी भी रिसोर्सेज की भारी कमी से जूझ रही हैं और जो कोर्ट के तय मानक थे, स्टैंडर्ड्स थे, उनसे बहुत नीचे काम कर रही हैं। ये एक काफी सैड रियलिटी है सिस्टम की। मैं यही सोचना चाह रही थी कि एक थाने के लेवल पर इस मानकों से नीचे यानी बिलो स्टैंडर्ड्स काम करने का ग्राउंड पर आखिर मतलब क्या होता है? इसका जमीनी मतलब अगर आप देखें तो वो बहुत ही निराशाजनक है। देखिए, कागजों पर तो फाइल्स में आपको हर जिले में एक AHTU मिल जाएगा।
हाँ, ऑन पेपर सब ठीक लगेगा। बिल्कुल, लेकिन असलियत में ये कोई अलग से काम करने वाली हाईटेक या स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं होती है। तो फिर क्या होते हैं ये? अक्सर होता यह है कि लोकल पुलिस थाने के ही किसी एक इंस्पेक्टर को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है कि भाई अब से तुम AHTU भी देखोगे। वेट, मतलब उसको ही एक्स्ट्रा काम दे दिया? हाँ, अब उस बेचारे इंस्पेक्टर के पास पहले से ही VIP सिक्योरिटी है, लोकल लॉ एंड ऑर्डर देखना है और 10 तरह के दूसरे पेंडिंग केसेस हैं। तो उसके लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग कोई प्रायोरिटी कैसे बन सकती है? वही ना, वो इसको एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह देखता है। और अगर रिसोर्सेज की बात करें तो इन यूनिट्स के पास अपना अलग से कोई बजट ही नहीं होता। सच्ची? बिना बजट के कैसे ऑपरेट करेंगे? कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि उनके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद की एक गाड़ी तक नहीं होती या क्राइम सीन की बेसिक किट नहीं होती। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला था कि इनको इंडिपेंडेंट बनाना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली इस बात पर जोर दिया था कि AHTU को एक इंडिपेंडेंट और फुल्ली इक्विप्ड यूनिट बनाया जाए। लेकिन राज्यों ने किया क्या? उन्होंने बस पुराने टूटे हुए सिस्टम पर एक नया बोर्ड लगा दिया। माय गॉड, मतलब जिन लोगों को इस क्राइसिस से लड़ना है वो बेचारे खुद अपनी सिस्टम से लड़ रहे हैं पहले। बिल्कुल, ये एक डबल फाइट है उनके लिए। चलिए, एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि किसी तरह इस टूटे फूटे सिस्टम के बावजूद पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ लिया और केस रजिस्टर हो गया। ठीक है। अब यहाँ तीसरा पिलर आता है, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स। 2025 के आदेश में ये एकदम क्लियरली लिखा था कि ऐसे मुकदमों को डे टू डे बेसिस पर यानी रोजाना सुनवाई करके 6 महीने के अंदर पूरा किया जाए। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट यही था। लेकिन सोर्सेज से साफ दिख रहा है कि ये प्रोसेस भी काफी पीछे चल रहा है। मुझे बस यहाँ ये समझना है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस में टाइम का इतना एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस क्यों है? टाइम ही तो सब कुछ है इस क्राइम में। मतलब ये 6 महीने की इतनी सख्त डेडलाइन क्यों रखी गई थी? क्या कोर्ट सिर्फ जस्टिस में डिले रोकना चाहता था या इसके पीछे कोई काफी डीप स्ट्रैटेजी थी? इसके पीछे ना एक बहुत ही डीप लीगल और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी काम करती है, जिससे हमारा सिस्टम बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है या समझना नहीं चाहता। वो स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में जो सबसे अहम कड़ी होती है वो होती है गवाह और पीड़ित। और ये कौन होते हैं? ये अक्सर काफी छोटे बच्चे होते हैं। हाँ, या फिर उन फैमिली से आते हैं जो काफी ज्यादा गरीब हैं। बिल्कुल, जिन पर कोई सोशल या पॉलिटिकल पावर नहीं होती। अब अगर कोई भी कोर्ट ट्रायल सालों साल खिंचता चला जाएगा तो उन तस्करों का जो पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है ना, वो इस डिले का पूरा फायदा उठाता है। अच्छा, मतलब वो विटनेसेस को मैनिपुलेट करते हैं। हाँ, वो गवाहों को डराते हैं, धमकाते हैं या फिर पैसे देकर उन्हें खरीद लेने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट भी सोचिए कि समय बीतने के साथ एक बच्चा कोर्ट में अपनी इतनी पुरानी गवाहियां भूल भी तो सकता है। सही बात है। छोटा बच्चा ट्रॉमा की वजह से भी तो डिटेल्स भूल सकता है या उसको इजीली कंफ्यूज किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। एग्जैक्टली। 6 महीने की लिमिट इसीलिए सेट की गई थी ताकि तस्करों को गवाहों तक पहुंचने का, उन्हें टैंपर करने का टाइम ही ना मिले, ताकि जस्टिस फास्ट हो और पूरे नेटवर्क में एक डर पैदा हो सके। लेकिन रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा। नहीं हो रहा, क्योंकि जब ट्रायल्स धीमी पेस पर चलते हैं, एक सुनवाई से दूसरी सुनवाई में जब महीनों का गैप आता है, तो तस्करों के दिल से वो जो कानून का डर होता है वो पूरी तरह निकल जाता है। उन्हें लगता है कि सिस्टम तो बस टाइम लेगा और इवेंचुअली हम छूट ही जाएंगे। हाँ, वो जानते हैं कि सिस्टम गवाहों को थका देगा और वो आराम से रिहा हो जाएंगे। यहाँ बात सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ्रैंकली अपसेटिंग हो जाती है, खास करके जब हम इसी आदेश के चौथे और सबसे क्रिटिकल पिलर को देखते हैं, लीगल प्रिजम्पशन वाली बात। हाँ, ये लीगल प्रिजम्पशन यानी कानूनी धारणा। इस एक टर्म ने ना मुझे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। ये आदेश का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है देखा जाए तो। आदेश के मुताबिक अगर कोई बच्चा लापता होता है तो पुलिस को डिफॉल्ट रूप से उसको ट्रैफिकिंग का मामला ही मानना चाहिए। बिल्कुल यही रूल होना चाहिए। अगर मैं इसकी तुलना वापस एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम से करूं, तो ये वैसा ही है कि अगर कोई पेशेंट ER में बहुत तेज चेस्ट पेन्स के साथ आता है तो डॉक्टर पहले यही अज्यूम करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि भाई इसको हार्ट अटैक आया है। हाँ, वो ये नहीं कहते कि एसिडिटी होगी, घर जाओ। वही ना, वो ये नहीं कहते कि कल आना, टेस्ट करेंगे तब देखेंगे। तो फिर लापता बच्चों के मैटर में ये पुलिस फोर्स तुरंत किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग की FIR फाइल क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका माइंडसेट अलग तरह से ट्रेंड है। वो पेरेंट्स को ऐसे क्यों बोल देते हैं कि बच्चा खुद ही कहीं चला गया होगा या दोस्त के घर गया होगा, थोड़ा इंतजार कर लो। आपकी ये हॉस्पिटल वाली एनालॉजी ना बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है।
और वही डिफरेंस इस पूरी प्रॉब्लम की रूट कॉज है। कैसा डिफरेंस? देखिए, एक डॉक्टर की सक्सेस इस बात से मेजर की जाती है कि उसने दिन में कितनी जानें बचाई। हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में किसी पुलिस स्टेशन या एसएचओ की सक्सेस आमतौर पे इस बात से मेजर की जाती है कि उसके इलाके में क्राइम का ग्राफ कितना लो है। ओ, समझ आई बात। मतलब अगर वो एफआईआर लिखेंगे तो क्राइम ग्राफ बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली जैसे ही वो किसी मिसिंग चाइल्ड के मामले को स्टार्टिंग में ही ट्रैफिकिंग मानकर केस रजिस्टर करेंगे तो उनके थाने का जो क्राइम रेट है वो अचानक से ऊपर शूट कर जाएगा। और कोई भी ऑफिसर अपने थाने का रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए वो पैनिक अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स को बोलते हैं कि 25-30 घंटे रुको, क्या पता बच्चा खुद ही भटकता हुआ घर वापस आ जाए। हाँ। ताकि उन्हें वो सीरियस केस दर्ज ही ना करना पड़े। ये बेसिकली एक मासूम बच्चे की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। 100%। और इसी जगह पर ना वो गोल्डन आवर्स का कॉन्सेप्ट आता है। गोल्डन आवर्स यानी वो शुरुआती कुछ घंटे। हाँ, किसी भी बच्चे के गायब होने के पहले के कुछ घंटे सबसे क्रिटिकल होते हैं। कोर्ट का जो ये लीगल प्रिजम्पशन लागू करने का मेन एम था ना, वो यही था कि पुलिस ये सब गैस एसिडिटी वाले एक्सक्यूज ना दें कि बच्चा खेलने गया होगा। हाँ, बल्कि वो उस टाइम का यूटिलाइज करें। उन्हें डे 1 मिनट 1 से सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो मानकर पूरी मशीनरी एक्टिवेट करनी चाहिए, क्योंकि उन 24 घंटों में जब पुलिस बेचारी फैमिली को स्टेशन पर वेट करवा रही होती है, तब तक वो ट्रैफिकर्स उस बच्चे को शहर के बाहर निकाल चुके होते हैं। शहर क्या, वो उसे किसी दूसरे स्टेट के बॉर्डर के पार ले जा चुके होते हैं। और जैसे ही बच्चा किसी स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करता है, वहां से एक नई बीमारी शुरू हो जाती है। ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम। हाँ, ज्यूरिसडिक्शन की यानी अधिकार क्षेत्र की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कानूनी उलझन। एक बार बच्चा उन गोल्डन आवर्स में लोकल सिस्टम की रडार से बाहर हो गया तो उसको वापस ट्रैक करना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो अब इस पूरी डरावनी तस्वीर को एक साथ रखकर देखते हैं जो हमने अभी ब्रेक डाउन की। चलिए देखते हैं कहाँ खड़े हैं हम। राज्य सरकारें उन सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स की कोई निगरानी नहीं कर रही हैं। हाँ, रिव्यू कमिटीज तो हैं ही नहीं। और उनके पास जो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, उनके नाम पर सिर्फ खोखली गाड़ियां और बोर्ड्स हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आदेश के बावजूद महीनों सालों का वक्त ले रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बुरी बात कि पुलिस थानों में सिर्फ अपना क्राइम ग्राफ कम दिखाने के चक्कर में उन गोल्डन आवर्स को वेस्ट किया जा रहा है। यही सबसे बड़ा फेलियर है उनका। अब ऐसी स्थिति में जब 15 अप्रैल 2025 के इस क्लियर आदेश की इतनी ब्रूटली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास बचता क्या है? उसके पास सख्त कदम उठाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वहीं से इस पूरे इंसिडेंट का एक नया और बहुत स्ट्रिक्ट मोड सामने आता है। इन सोर्सेज में क्लियरली मेंशन है कि अदालत ने अब राज्यों को डिफॉल्टिंग यानी चूक तक घोषित करने की एक सीधी वार्निंग दे दी है। और उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को कॉल आउट भी किया है ना। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, इनका स्पेसिफिक नाम लेकर पॉइंट आउट किया गया है कि या तो इन्होंने रिपोर्ट दी ही नहीं या कोई प्रोग्रेस ही शो नहीं की। ये तो सीधा पब्लिक शेमिंग वाली बात होगी उनके लिए। हाँ, और सोचिए मध्य प्रदेश के तो होम सेक्रेटरी को फॉर्मली दरख्वास्त करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें कंप्लायंस के लिए एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी, मतलब आखिरी मौका। हाँ, लेकिन मुझे एक कानूनी एंगल पर आपसे जानना था, किसी भी स्टेट के माथे पर अगर ऑफिशियल तरीके से डिफॉल्टिंग का टैग लगता है तो उसका ग्राउंड लेवल पर मतलब क्या होता है? ये काफी हैवी लेबल है कोर्ट की तरफ से। क्या ये डिफॉल्टिंग बोलना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या एक ऐसी डांट है जो सिर्फ अगले दिन अखबार की हेडलाइन बनेगी, या इसका एक्चुअल में कोई पॉलिटिकल या लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है? देखिए, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये किसी भी तरह से सिर्फ एक हेडलाइन या हल्की फुल्की फटकार तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या रिपरकशंस होते हैं इसके? जब देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार को पब्लिकली डिफॉल्टिंग बोलता है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब ये होता है कि वो स्टेट अपने बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज में पूरी तरह फेल हो गया है, अपने सबसे वल्नरेबल सिटीजन्स को लेके। बिल्कुल। और जहां तक कॉन्सिक्वेंसेस की बात है तो मामला सिर्फ पॉलिटिकल शेमिंग तक ही लिमिट नहीं रहता। कोर्ट ने अपनी रूलिंग में स्ट्रिक्टली जुडिशियल सैंक्शंस की वार्निंग दी है। वेट, ये जुडिशियल सैंक्शंस का एक्चुअल इफेक्ट क्या पड़ता है? मतलब क्या कोर्ट किसी नेता को या मंत्री को पनिशमेंट दे सकती है इस बेस पर? नहीं, देखिए, नेताओं पर इसका डायरेक्ट असर कम होता है। इसका सबसे ब्रूटल और डायरेक्ट असर पड़ता है उस ब्यूरोक्रेसी पर, उन अफसरों पर जो ये मशीनरी चला रहे हैं। अच्छा,
मतलब सेक्रेटरीज और पुलिस हेड्स पर। हाँ, जुडिशियल सैंक्शंस का क्लियरली मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी लेवल के ऑफिसर को आदेश देकर पर्सनली कोर्ट में खड़ा कर सकती है। वाओ, तो उन्हें लिटरली कोर्ट आकर जवाब देना पड़ेगा। हाँ, और उन्हें इस इंस्टीट्यूशनल फेलियर के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। क्या एक्शन ले सकते हैं उन पर? बहुत कुछ। कोर्ट उन पर मैसिव फाइन्स इंपोज कर सकती है, यहां तक कि उनकी सैलरी रोकने का आदेश पास कर सकती है। और अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आई तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का क्रिमिनल केस चालू किया जा सकता है। ये तो सच में बहुत एक्सट्रीम मेजर है। ये शो करता है कि स्टेट का सिस्टम इस लेवल तक डिस्ट्रॉय हो चुका है कि कोर्ट को अब डिपार्टमेंट के जनरल आदेश छोड़कर सीधे उन आईएएस और आईपीएस अफसरों की गर्दन पकड़नी पड़ रही है जो बस फाइल पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। मतलब अलार्म आग बन चुका है और वो आग सच में अब सीधे उन ब्यूरोक्रेट्स की कुर्सी के पायों तक पहुंच गई है। एकदम यही हो रहा है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को तय की गई है। तो मतलब यही वो डेडलाइन है जब तक इन डिफॉल्टिंग स्टेट्स को अपना एक्ट क्लीन करना पड़ेगा। हाँ, और कुछ ठोस कॉन्क्रीट ऑन ग्राउंड एक्शन दिखाना होगा कोर्ट को। अगर वो 29 अप्रैल को भी फेल होते हैं तो ये जो आपने सैंक्शंस बताए उन टॉप ऑफिसर्स के खिलाफ वो स्टार्ट हो सकते हैं, राइट? जी हाँ, और इसलिए 29 अप्रैल की ये डेट हमारी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टेस्टिंग पॉइंट होने वाली है। बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट होगा ये राज्यों का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब किसी भी कीमत पर और आई वॉश टॉलरेट नहीं करेगा। राज्यों को अब वहाँ पेपर्स नहीं दिखाने हैं, बल्कि प्रूफ दिखाना होगा कि उन्होंने एएसटीयू यूनिट्स के फंड्स रिलीज कर दिए हैं, कमिटीज बन चुकी हैं। और सबसे मेन कि थानों में वो लीगल प्रिजम्पशन की जो ड्यूटी थी, हाँ, वो लीगली एनफोर्स कर दी गई है। बिल्कुल वही गोल्डन आवर्स वाला पॉइंट। उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि ये सब एग्जीक्यूट हो चुका है जमीन पर। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को, इस डीप एनालिसिस को हम सम अप करें तो एक बात क्लियर है, जो भी लीगल सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स आज हमने खंगाले हैं वो एक बहुत ही डार्क और अनकंफर्टेबल रियलिटी सामने रखते हैं। हाँ, काफी डिस्टर्ब करने वाली रियलिटी है। चाइल्ड तस्करी या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे एकदम इनह्यूमन और घिनौने क्राइम को रोकने के लिए भारत में कानूनों की, रूल्स की बिल्कुल कमी नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के डिटेल्ड आदेश अवेलेबल हैं। मैकेनिज्म पूरा डिजाइन किया हुआ है पहले से। हाँ, डिजाइन रेडी है, लेकिन इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर चाहिए ना, वो पूरी तरह से डेड है, गायब है। ये बात बिल्कुल क्लियर निकल कर आती है इस डॉक्यूमेंट से। और इस सब में सुनने वालों के लिए या किसी के लिए भी सबसे रेलेवेंट पॉइंट जो बाहर आता है वो ये है कि भाई कोई भी देश या समाज सिर्फ उतना ही सेफ होता है जितना कि उसका सबसे वीक सेक्शन सेफ होता है। सही बात है, वीक चेंजी सिस्टम को डिफाइन करती हैं। हमारे इंस्टीट्यूट्स की ये जो एपैथी है, लापरवाही है, वो सिर्फ उन मिसिंग बच्चों या बेचारे रोते हुए माँ बाप तक ही रुकी हुई नहीं है। ये पूरे देश के डिफेंस स्ट्रक्चर और हमारी ह्यूमैनिटी की खोखली नींव को शो करती है। जब एक पूरा सिस्टम ये तय कर लेता है ना कि किसी एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की फाइल मेंटेन करना बड़ा काम है, तो समझ लीजिए कि वो सिस्टम अंदर से खत्म हो चुका है। मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ। आज इस पूरी स्थिति को डिकोड करने के बाद मेरे दिमाग में बस एक आखिरी थॉट आ रहा है, और वो थॉट हमारे आज के समय के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स की तरफ ले जाता है। मैं कैसा पैराडॉक्स? देखिए, आज हम लोग साल 2026 में खड़े हैं। हम हर रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं और रोड्स पर 24 घंटे निगरानी करने वाले कैमराज हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी तो पीक पर है हमारी। आप ही सोचिए, अगर कोई हाईवे पर ट्रैफिक लाइट जंप करता है तो मिनट्स में फेशियल रिकग्निशन यूज होके ई चालान उसके घर पहुंच जाता है। बिल्कुल, और फोन चोरी हो तो जीपीएस से ट्रैक हो जाता है। हाँ भाई, अगर 10,000 का भी स्मार्टफोन कोई चुरा ले तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक करके पुलिस उसको कुछ ही घंटों में ढूंढ निकालती है। राइट। तो इस एक्सट्रीम टेक जनरेशन में जहां हर एक बेसिक चीज स्क्रीन पर ट्रैक की जा सकती है, वहां एक जीता जागता सांस लेता हुआ बच्चा सिस्टम की नजरों के सामने से कैसे एकदम गायब हो जाता है और कभी वापस नहीं मिलता। ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है ना? मुझे लगता है कि ये हमारी कोई टेक्निकल या कानूनी कमी नहीं है, ये इस सोसाइटी का एक कश्मकश भरा आईना है जो दिखाता है कि हमारा मशीनरी आखिर किस चीज़ की सच में परवाह करता है और किसे सिर्फ एक आंकड़ा मानकर ठंडे बस्ते में छोड़ देता है। सच कहा आपने। जब तक हम सब एज अ सिस्टम ये तय नहीं करेंगे कि एक ट्रैकेबल फोन से कई गुना ज्यादा एक खोए हुए मासूम बच्चे की जिंदगी की कीमत है, और जब तक आग के उस अलार्म की आवाज को वाकई खतरे की घंटी नहीं
बल्कि सिर्फ एक सरकारी ऑडिटरी नॉइज समझा जाएगा ना, तब तक शायद कुछ भी नहीं बदलेगा इस देश में। तो आज के इस डीप एनालिसिस में हम इन्हीं सवालों के साथ यहाँ